अब सवाल उठता है कि भारत की रणनीति यहाँ पे क्या होनी चाहिए। एम्बेसडर अचल मल्होत्रा साहब, भारत क्या बाकी देशों की तरफ जैसे अलग अलग मामलों में अपने आप को बिल्कुल तटस्थ रखा हुआ, यहाँ भी तटस्थ भूमिका निभाए, या फिर कुछ सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए? जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले चर्चा भी हुई, 80 से 90 लाख वहाँ रहते हैं भारतीय उस पूरे इलाके में। उस पूरे इलाके से भारत का रेमिटेंस काफ़ी आता है। ऑयल 60% से ज़्यादा हम लोग उस पूरे इलाके से लेते हैं। इलाके से मतलब हो गया कि ईरान के आसपास के खाड़ी क्षेत्रों से। लखनऊ जी, मेरे को पैनलिस्ट ने पहले ही काफ़ी विस्तार से बताया कि अगर यहाँ परिस्थितियाँ कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं तो भारत के किन-किन क्षेत्रों में नुकसान हो सकता है। एनर्जी सिक्योरिटी है, इंडियन डायस्पोरा है, रेमिटेंसेस हैं, उसके साथ ही साथ आप कनेक्टिविटी को भी जोड़ सकते हैं, जो ईरान के थ्रू हमें अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए मिली हुई है। अ, जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है, जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें समस्या आ सकती है। लेकिन अहम सवाल ये है कि इन परिस्थितियों में क्या भारत के पास बहुत सारे विकल्प हैं? क्या कुछ लिवरेजेस हैं? ना तो अमेरिका के साथ है और ना ही कहीं और हमें लिवरेजेस दिखाई दे रही हैं। अमेरिका के साथ हमारी इस समय प्रायोरिटी ये है कि जो डेंट्स पड़े हैं हमारी स्ट्रैटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल पार्टनरशिप में, किसी तरह से उन्हें ठीक किया जाए। और टॉप प्रायोरिटी हमारी ट्रेड डील की है, जिसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की बात हो रही है। तो कमर्शियल एंगल से देखा जाए तो ऐसी इस समय ईरान की बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं है, और बाकी हम इन हालात में हमेशा से एक बीच का रास्ता लेके चलते हैं। बहरहाल बहुत से जो इन्फ्लुएंशियल मिडल ईस्ट की पावर्स हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, बहरीन है, कतार है, जिनके साथ हमने पिछले सालों में बहुत रिश्ते मजबूत किए हैं, तो उनसे ज़रूर हम संबंध बना के, उनसे बात करके उन्हें ज़रूर पर्सुएड कर सकते हैं कि आप भई इस पे दखल-अंदाज़ी करिए। ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते कि इसके क्या रिपरकशंस होंगे, लेकिन उनके साथ मिलकर कुछ ऐसी कुछ कोशिश कर सकते हैं कि हालात जो हैं हाथ से निकल नहीं जाए। डायरेक्ट हमारे पास कोई लिवरेज नहीं है, तो इसलिए अगर आप ये हम में से किसी को भी ये सोचना नहीं चाहिए कि भारत कोई ऐसा प्लान ऑफ एक्शन लेके आएगा या अमेरिका को कंडेम करेगा। हमने वेनेजुएला के केस पे भी नहीं किया और इसमें भी नहीं करेंगे, और रशिया को भी हमने कंडेम नहीं किया, तो ये हमारी पॉलिसी के उसमें जाता नहीं, फिट नहीं होता है कहीं पे। अब ये ईरान में क्या हो रहा इसमें है, इंटरनल सिचुएशन है, हम एम्बेसडर अभी मल्होत्रा साहब, जी। एम्बेसडर मल्होत्रा साहब, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि इसमें ये आशंका कितनी मजबूत है, या फिर भारत को इस बात को देखना कितना ज़रूरी है कि अगर ईरान की स्थिति कमज़ोर होती है, युद्ध जैसे हालात बनते हैं, तो ईरान और बाकी के खाड़ी देशों के बीच में पाकिस्तान एक मध्यस्थ की भूमिका के तौर पर उभर सकता है, अपने आप को अपनी भूमिका बढ़ा सकता है और इस बहाने व्हाइट हाउस के और करीब जा सकता है। इसकी संभावना कितनी है? नहीं, देखिए, पाकिस्तान की एक लिमिटेड जो है न्यूसेंस वैल्यू अमेरिका की दृष्टि में है। पाकिस्तान के कहने या पाकिस्तान के होने या ना होने से अमेरिका की ईरान को लेके नीति में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है। ना ही उसकी बीच बचाव से कुछ होने वाला है। पाकिस्तान को अमेरिका एंगेज कर रहा है फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। आप उसमें कुछ लोग इंडिया को काउंटर करने की भी बात करते हैं, उसमें क्रिप्टो करेंसी की भी बात है, और उसमें और बहुत सी चीज़ें हैं, उसमें बलूचिस्तान में बेस बनाने की भी बात है, और ऐसे बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको लेके अमेरिका ने अपनी पॉलिसी को रिवर्स किया है। तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध तो हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, सिवाय बीच में एक थोड़ा-सा फ़ेज़ आया था, तो वो भी ट्रम्प, जिन्होंने पाकिस्तान को गाली लगाई थी कि बिलियंस ऑफ डॉलर लेके हमारे खा गए और हमें बेवकूफ़ बना दिया इन्होंने। लेकिन उन्होंने अपना अप्रोच बदल लिया है। पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बढ़ेगी इसमें, मुझे लगता नहीं। पाकिस्तान इसमें मीडिएट करके इन्फ्लुएंस कर सकता है। मैं कह रहा हूँ आज की तारीख में मिडल ईस्ट के कुछ पावर ज़रूर हैं, सऊदी है, यूएई हैं, जो फिर भी किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पूरी जो सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पाकिस्तान नहीं कर सकता है इसमें। भारत के पास भी कोई ज़्यादा विकल्प नहीं है, क्योंकि अभी हमारी बिल्कुल। अमेरिका के साथ वो बात नहीं रही जो पहले थी।
पहले साल थी। 2 साल। तो पाकिस्तान की भी सीमाएं हैं, हमारी अपनी भी सीमाएं हैं, लेकिन इसको अगर दूसरे चश्मे से देखा जाए प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, कि अगर ईरान में मान लिया जाए तख्ता पलट हो जाता है, वहाँ पे और कोई प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट बनती है, वहाँ की अर्थव्यवस्था सुधरती है, बेहतर होती है, तो भारत के लिए एक मौका भी होगा ये, कि नहीं? वो इस पर तय करेगा कि कौन सत्ता में आता है, यदि सत्ता में परिवर्तन होता है। और यदि आप इशारा कर रहे हैं कि कोई अमेरिका की पिछलग्गू या उनकी कोई दोस्त सरकार वहां बनेगी, तो उसके पीछे ये समझना होगा कि ये जो पूरी तेल के बाजार की राजनीति है जिस पर अमेरिका काबू करना चाह रहा है, उसके पीछे मंशा क्या है। अमेरिका को तेल की कमी नहीं है। 15 साल से जब से वाटर फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी आया और शेल ऑयल निकाल पाए वो, तब से वो अब ऑयल का निर्यात भी करता है। तो उसकी कोशिश क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यदि ज्यादा से ज्यादा तेल के संसाधन उसके काबू में आते हैं, तो वो मूल्यों को तय कर पाएगा और कहाँ ये तेल जा सकता है या नहीं जा सकता है, वहां उसको भी काबू करेगा। और 2 देश सबसे ज्यादा आज दुनिया में आयात पर निर्भर हैं तेल की। चीन, जो लगातार अमेरिका को प्रतिस्पर्धा में चुनौती देता नजर आता है, और दूसरा भारत, जो तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनने जा रहा है। दोनों तेल का बहुत बड़ा आयात करते हैं। तो यदि राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है अमेरिका का पूरा काबू हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के बाजार में, तेल के संसाधनों में, तो वो शायद इन देशों को प्रतिस्पर्धा में थोड़ा सा पीछे रखने में सक्षम हो जाएगा। तो उस नजरिए से आप यदि सोचते हैं तो शायद भारत को यहां तक तटस्थता वाली अपनी जो रणनीति है वहां तक सीमित नहीं रहना होगा। क्योंकि उससे क्या है कि हम कहते हैं कि हमने रूस को यूक्रेन में जाते हुए कुछ नहीं कहा, इजराइल को गजा जाते कुछ नहीं कहा, अमेरिका को वेनेजुएला जाते हुए कुछ नहीं कहा। तो ईरान पर भी यदि इस तरह का सैन्य हमला होता है तो क्या भारत चुप रहेगा? या प्रोटेस्ट को लेकर हम कहते हैं कि क्या ये उनका केवल अंदरूनी मामला है? क्योंकि 90 लाख भारतीय इस क्षेत्र में रहते हैं, भारत तेल और गैस पर निर्भर है, इसलिए वहां संतुलन, शांति, स्थिरता बनाना भारत के अपने सीधे राष्ट्र हित में है, राष्ट्र सुरक्षा के हित में है। इसलिए मैं नहीं मानता कि हमारे पास विकल्प नहीं है। हाँ, कन्फ्रंट करने की विकल्प नहीं है हमारे पास राष्ट्रपति ट्रंप को, खासकर जिस तरह से उनका आक्रामक रुख है, जो उल्टा सीधा करने को हमेशा तैयार रहते हैं, तो हम उससे बचते हुए नजर आते हैं। पर आप देखें इस पूरे पश्चिम एशिया के क्षेत्र में भारत एक बहुत अलग तरह का देश सामने आता है, क्योंकि ईरान का भी दोस्त है पर इजराइल का भी दोस्त है, यूएई का दोस्त है पर सऊदी अरेबिया का भी दोस्त है, इजिप्ट का भी दोस्त है। इसीलिए 2021 में जब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक दूसरा क्वाड बनाना चाहा 4 देशों का, तो उन्होंने यूएस के साथ, यूएई, इजराइल के साथ किसको जोड़ा? भारत को जोड़ा। तो भारत की जो एक्सेस है, पहुंच है इन सभी देशों की पावर इलीट्स के साथ, आपने प्रधानमंत्री की यात्राओं में देखा होगा व्यक्तिगत तौर पर कितना अच्छे हमारे तालमेल हैं। मुझे लगता है परोक्ष रूप से पर्दे के पीछे भारत को शटल डिप्लोमेसी करनी चाहिए इस वक्त अलग अलग देशों के साथ, कि किस तरह से सबसे पहले यदि आपको सत्ता में बदलाव चाहिए भी है तो क्या वो शांतिपूर्वक हो सकता है। क्योंकि आप देखें ईरान में लगातार इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट वहां लगातार काम करती है, काउंसिल्स बनी हुई हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई डिक्टेटर बैठे हुए हैं वहां, कोई व्यक्ति का वहां सत्ता नहीं है, संस्थानों की सत्ता है वहां। तो इसलिए क्या भारत इसमें कुछ योगदान दे सकता है कि यहाँ तालमेल बने, जिससे यदि सत्ता में बदलाव, जो जन आक्रोश दिखा रहा है कि उनको चाहिए सत्ता में बदलाव, पर सत्ता में बदलाव क्या हिंसा से होना चाहिए, क्या विदेशी हमले से होना चाहिए? मुझे लगता है, मैं सहमत हूं कि वो ईरानी लोग नहीं चाहेंगे किसी भी बाह्य शक्ति का, सैन्य शक्ति का इस्तेमाल हो। वो उन बहुत नेशनलिस्ट है, अपने देश के प्रति उनका प्यार है। तो इसमें सत्ता का परिवर्तन होना तय है, पर उसको क्या धीरे से, शांति से, स्थिरता बनाते हुए किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसमें भारत लगातार परोक्ष रूप से इन सब देशों से बातचीत कर सकता है, तालमेल बना सकता है। और यदि परोक्ष क्या, मुझे लगता है कि तो भारत की अपनी भी रणनीति है।
हाँ, भारत की अपनी भी रणनीति है कि युद्ध के बगैर, हिंसा के बगैर अगर कुछ चीज़ें सुधर जाती हैं तो उसको किया जाए। इस बात को तो भारत की मतलब खुली नीति है, तो इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। लेकिन एक सवाल और जो आपने कहा भी नरेंद्र तनेजा साहब, कि रशिया क्या आसानी से बैठा रहेगा? चीन ठीक है, आप वेनेजुएला ले लिए, चूंकि आपके बैकयार्ड में है तो आप वहाँ पे हमला करके उसको अपने तरीके से सिचुएशन अपने काबू में कर रहे हैं, अपना बादशाह चलाना चाहते हैं वहाँ पे। लेकिन वो सिचुएशन तो यहाँ पे ईरान में है नहीं। यहाँ पर तो चाइना का भी इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, रशिया का भी इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। वो इतना आसानी से नहीं चाहें कि ईरान की गवर्नमेंट पे अमेरिका का प्रभाव ज़्यादा रहे। तनेजा साहब, बिल्कुल, देखिए आपने जो पॉइंट उठाया, मुझे लगता है कि भारत के नजरिए से अगर मैं ईरान को देखता हूं, हमारे हित में यह है कि वहां कोई भी बाहर की ताकत ना जाए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो या रशिया। आज हमारी सबसे बड़ी बेचैनी ईरान को लेकर के यह है कि चाइना वहां घुसता जा रहा है, और चाइना ने वहां 428 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट लाइनअप कर रखा है। और ऑयल सर्किल के अंदर ईरान को कहा जाता है कि चाइना उसको अपनी कॉलोनी बना रहा है। इतना बड़ा 86 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, चाहे वो रेलवेज के अंदर हो, चाहे वो ऑयल के अंदर हो। हमारी सरकारी कंपनी ओएनजीसी विदेश ने वहां ऑयल डिस्कवरी करी, ऑयल एंड गैस, फरजाद 20 का नाम है। हमने अपना पैसा लगा करके वहां खोज करी, और ईरान ने वो उठा करके चाइना को दे दिया। तो इसलिए अब उसका अंदर क्या करना है, चाबहार, हम चाबहार में लगे पड़े हैं सालों सालों, कोई बहुत ज्यादा प्रोग्रेस वहां नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी कोशिश यह है कि ईरान में बाहर की कोई ताकत का प्रभाव बढ़े, हमारे हित में नहीं है। ईरान